हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन हॉरर वेब सीरीज़ द कर्स्ड को, जो 2020 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो लेडीज़ को सिटी से दूर रहने वाली एक शमन के घर जाता देखते हैं। वो शमन से कहती हैं कि हमने तुम्हारी बच्ची के बारे में सुना है जो प्रोसीजर करने में बहुत अच्छी है, हमें भी प्रोसीजर कराना है। इस पर शमन कहती है कि प्रोसीजर यही है कि हम इंसान को श्राप देते हैं, यानी कर्ज करते हैं, पर अभी हमारी बेटी बीमार है, वो अभी ये नहीं कर सकती। फिर वो कहती है कि ऐसा मत कहो, हम यहाँ बहुत दूर से चल कर आए हैं, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। इस पर शमन कहती है कि हम ऐसे किसी को कर्ज नहीं करते। वो कहती है कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा है और रोज़ शराब पीकर घर में बहुत हंगामा करता है। फिर दूसरी औरत कहती है कि उसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि वो मर जाए, पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, मारना ज़्यादा हो जाएगा, बस तुम उसे कुछ दिन के लिए बीमार कर दो। फिर शमन कहती है कि इसमें कुछ चीज़ें लगेंगी, तो वो लेडी उस इंसान की फ़ोटो, उसका नाम चाइनीज़ कैरेक्टर में लिखा हुआ और उसका वॉलेट देती है। असल में जिसे भी कर्ज करना होता है तो उस इंसान का एक फ़ोटो, उसका नाम चाइनीज़ कैरेक्टर में लिखा हुआ और उसका कोई पर्सनल आइटम चाहिए होता है। फिर सारा सामान लेकर शमन अपनी 10 साल की बेटी के पास जाती है। वो काफ़ी बीमार थी और उसके हाथों पर अजीब से रेड निशान थे। शमन उसके पास जाकर रोते हुए कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हें एक बार फिर से ये काम करना होगा। फिर वो उन दोनों लेडी को आकर कहती है कि प्रोसीजर हो गया, अब तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। फिर शमन रोने लगती है। वो दोनों लेडी जब बाहर आती हैं तब उसी लेडी को एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उस लेडी को यकीन नहीं होता कि ये कर्ज इतनी जल्दी काम कर गया। फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शमन काफ़ी दुखी थी और वो घर के बाहर बैठकर शराब पी रही थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है, उसमें से एक लेडी निकलती है। वो शमन से कहती है कि तुम ऐसा रिचुअल कैसे परफॉर्म कर सकती हो। शमन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि तुम कल आना, अभी हमने बंद कर दिया है। तभी हम शमन की बेटी को देखते हैं, जिसे महसूस होता है कि उसकी माँ खतरे में है। वो जल्दी से उठकर अपनी मॉम को ढूंढते हुए दरवाजे के पास आ जाती है। तभी वो लेडी शमन से कहती है कि तुम बिना ये जाने ही मरो कि तुम्हें क्यों मारा जा रहा है। और एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और शमन के सर पर रॉड से ज़ोर से वार कर देता है। ये सब उसकी बेटी दूर से देख रही थी। उसने सभी लोगों के चेहरे देख लिए थे, पर कोई भी उसे नहीं देख पाता। वो जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और वो लोग पूरे घर में आग लगा देते हैं। फिर 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की अपने फ़ोन पर एक आर्टिकल देख रही होती है जिसमें एक रिपोर्टर इम जिन ही, जो कि हमारी एक मेन कैरेक्टर है, उन्होंने लिखा था कि फॉरेस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी IT कंपनी है, अगर उस कंपनी या उस कंपनी के चेयरमैन जिन जिन ह्यून के बारे में कुछ कहना है तो मुझे कांटेक्ट करें। उस लड़की के हाथों के निशान को हम देखकर समझ पाते हैं कि वो लड़की शमन की बेटी है। फिर अगले सीन में रिपोर्टर इम जिन ही को हम एक कैफ़े में आता देखते हैं, जहां वो एक शख्स से मिलने आई थी जो पहले फॉरेस्ट कंपनी में कोडिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। वो बताता है कि फॉरेस्ट कंपनी ने उसे बिना किसी वैलिड रीज़न दिए अचानक जॉब से निकाल दिया। फिर चेयरमैन जिन जंग ह्यून ने उसे किडनैप करवाया और गुंडे उसका हाथ पैर बांधकर बिना कुछ बोले उसे बहुत बुरी तरह पीटते गए। जिन्ही उससे पूछती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि वहाँ चेयरमैन जिन जोंग ह्यून ही थे और उन्होंने ही उन गुंडों को हायर किया था। क्या तुमने उनका चेहरा देखा था? वो कहता है मैंने चेहरा तो नहीं देखा था, पर एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और ऐसी परफ्यूम सिर्फ चेयरमैन ही लगाते हैं। इस पर जिनी उससे कहती है कि तुम्हारा स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है चेयरमैन के प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए, कुछ और बताओ जिसको हम एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सके। इस पर वो आदमी चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे बार बार ये सब बुलवा रही हो। सब लोग उनकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। जिन्ही जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर वो इस इंसान को समझाती है कि जो लोग उस आर्टिकल को पढ़ेंगे उनके बारे में सोचो, वो कैसे तुम्हारे बातों पर यकीन करेंगे। इस पर मिन जंग इन कहता है कि ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर बताता है कि कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक शख्स ने उसे बताया था कि फॉरेस्ट कंपनी के पास एक स्ट्रेंज सब्सिडियरी है
दोस्तों, एक कंपनी को चलाने में बहुत सारी दूसरी कंपनियां उसे हेल्प करती हैं और उन्हें ही सब्सिडियरी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिन जंग की ये इंटरव्यू जिन्ही और उसके 2 सीनियर्स टीवी पर देख रहे थे। मिन जंग इन उस स्ट्रेंज सब्सिडियरी के बारे में बताने ही वाला था, तभी एक सीनियर उस इंटरव्यू को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे को कंपनी से निकाला गया, उसी का बदला लेने के लिए अब वो कंपनी के बारे में कचरा फैला रहा है। जिन्ही अपने दूसरे सीनियर को इस इंटरव्यू को पब्लिश करने के लिए कहती है, पर वो सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पर इतनी बड़ी कंपनी के बारे में कुछ भी छापने से मना करते हैं। और तो और प्रोसिक्यूटर ने भी इस केस को रिजेक्ट कर दिया था, तो वो जिन्ही को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने तक का वेट करने को कहते हैं। जिन्ही वहाँ से गुस्से में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखने पुलिस स्टेशन चली जाती है। तभी हम पुलिस स्टेशन में जिन्ही के हस्बैंड जंग, जो पुलिस टीम का कैप्टन था, उसे देखते हैं। उसके पैर में एक बार गुंडों ने चाकू से स्टैब कर दिया था, इसलिए वो स्टिक लेकर चलता था, पर आज भी उसके पैरों में दर्द होता था। पुलिस चीफ वहाँ पर उससे मिलने आते हैं। वो कैप्टन को फॉरेस्ट केस छोड़कर एक दूसरे केस को हैंडल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर प्रोसिक्यूटर ने दिया था, क्योंकि फॉरेस्ट कंपनी बहुत जल्दी पब्लिक के सामने आने वाली थी। अगर वो लोग इस वक्त उस कंपनी पर केस करेंगे तो सबको लगेगा कि वो उस कंपनी को बुरा दिखाना चाहते हैं और कंपनी के स्टॉक पे भी फ़र्क पड़ेगा, और फिर इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेट करना ही है तो उसकी पब्लिक मीटिंग ख़त्म होने के बाद करना। फिर वो कैप्टन को नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर का फॉर्म देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पैरों की वजह से सिर्फ इंडोर काम करने के लिए ही क्वालिफाइड हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, वरना तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही पैरों के साथ रहना होगा। कैप्टन गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं, पर चीफ उसे ज़बरदस्ती वो फॉर्म पकड़ा देते हैं। तभी हम जिन्ही को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। वो कैप्टन के अंडर काम करने वाले डिटेक्टिव यांगडो से मिलती है। यांगडो की वाइफ प्रेग्नेंट थी और 2 हफ्तों में उनका बेबी आने वाला था, इसलिए जिन्ही यांगडो को अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। तभी कैप्टन वहाँ आ जाते हैं। जिन्ही उसके लिए कपड़े लेकर आई थी। फिर वो दोनों बाहर जाकर बातें करते हैं। कैप्टन जिन्ही को बताते हैं कि उन्हें फॉरेस्ट का केस छोड़कर दूसरा केस सॉल्व करने को कहा गया है, पर वो कहते हैं कि हम तब तक इस केस को इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे जब तक हमें फॉरेस्ट के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए। फिर जिन्ही कहती है कि ये बस मिन जंग इन के मारपीट और किडनैपिंग का केस नहीं है, वो लोग इसके पीछे ज़रूर कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। उन दोनों की खट्टी मीठी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो लोग कभी एक साथ अपने घर पर मौजूद भी नहीं रह पाते, पर फिर भी उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। फिर अगले सीन में जिन्ही अपने घर आती है। उसके घर में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि उसे घर साफ़ करने तक का भी टाइम नहीं मिलता था। फिर वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर एक न्यूज़ देखती है, जिसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि अलग जाति के होने की वजह से उसके क्लासमेट्स उसे बहुत बुली करते थे। जिन्ही एक लड़की को इमेजिन करती है जो बिल्डिंग की छत पर खड़ी है और सुसाइड करने जा रही है। फिर वो ये सोचना बंद करके कंप्यूटर में फॉरेस्ट कंपनी के चेयरमैन जिन जोंग यून के बारे में सर्च करने लगती है। वो मिन जंग की बातों को याद करती है। उसने कहा था कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के काम करने वाले एक बंदे के हिसाब से फॉरेस्ट कंपनी के पास एक अजीब सब्सिडियरी है। फिर वो अपने पोस्ट को देखती है, जहाँ पर उसने लोगों को चेयरमैन जिन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो उसको कांटेक्ट करने के लिए कहा था। वहाँ उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे तुमसे चेयरमैन के बारे में पर्सनली मिलकर एक बात बतानी है। जिन उस एड्रेस को नोट करती है और तुरंत उस शख्स से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिन के सीनियर किम जुन हुआन एक बार में थे और उनसे मिलने फॉरेस्ट कंपनी के एक ऑफिसर आते हैं, जो किम जुन हुआन को पैसों के साथ एक USB ड्राइव देते हैं। उसमें ऐसे वीडियोस और डॉक्यूमेंट थे जिससे प्रूव हो सके कि मिन जंग इन ने फॉरेस्ट में काम करने वाले लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अब्रॉड में एक इलीगल गैम्बलिंग साइट को बेचा था, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया और कंपनी से बदला लेने के लिए उसने कंपनी के बारे में झूठी बातें फैलाईं। फॉरेस्ट ऑफिसर किम को ये झूठी स्टोरी कल अखबार में छापने को बोलता है,
किम जुन एक बहुत ही घटिया इंसान था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो इस स्टोरी को छापने के लिए तैयार था। किम ऑफिसर से पूछता है कि एक बात बताओ, जब मिन जंग इन को मारा जा रहा था तो चेयरमैन उसे देखने क्यों गए? आखिर कौन सा चेयरमैन ऐसा करता है? ऑफिसर कहता है कि हमारे चेयरमैन थोड़ा सनकी हैं। फिर किम पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी के पास एक अजीब सी सब्सिडियरी है, वो तुम्हारी कंपनी के लिए क्या काम करती है? ऑफिसर कहता है कि वो चेयरमैन को कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। किम कहता है कि मुझे ज़रा डिटेल में बताओ। तभी हमें इसके पैरेलल सीन में दिखाया जाता है जिन्ही लड़की से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी शमन की बेटी चाइल्ड शमन ही थी। जिन्ही रिकॉर्डिंग ऑन करते समय उसके हाथों में वो रेड निशान नोटिस करती है। वो लड़की जिन्ही को बताती है कि फॉरेस्ट कंपनी के चेयरमैन जिन जॉन ह्यून इंसान नहीं है बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। जिन्ही गुस्से से पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी हम पैरेलल सीन में देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर किम जुन को बताते हैं कि वो स्ट्रेंज कंपनी चेयरमैन को स्पिरिचुअल कंसल्टिंग देती है और उस कंपनी की सीईओ एक शमन है। किम को यकीन नहीं आता कि एक इतने बड़े आईटी कंपनी के चेयरमैन को उनकी किस्मत के बारे में एक शमन बताती है। वो बहुत हंसता है। फिर उसे ये बात समझ आती है कि इतनी बड़ी कंपनी को कंसल्ट करने वाली एक शमन है। अगर ये बात बाहर आई तो लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा और कंपनी को बहुत शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को छुपाना बहुत ज़रूरी है। और जिसे भी ये बात पता चल जाती थी, कंपनी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। उसे जॉब से तो निकाल ही देती थी, पर उसके बाद भी उस इंसान के लिए खतरा बना रहता था। इसी के पैरेलल सीन में हम देखते हैं हमारी चाइल्ड शमन जिन्ही को समझाती है कि चेयरमैन जिनको एक बहुत ही बुरी आत्मा ने पॉजेस्ट किया हुआ है, जिसे लोगों को कर्ज करने में मज़ा आता है। ये एक स्पिरिचुअल लड़ाई है और इंसान के बनाए रूल्स यहाँ नहीं चलेंगे। मुझे नहीं पता कि चेयरमैन अब क्या करने वाले हैं, पर हमें जल्दी से जल्दी उन्हें रोकना होगा। जिन्ही रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती है। उसे किसी भी बात पर बिलीव नहीं होता। वो उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो जो मुझे ये सब बता रही हो। वो कहती है कि मैं प्रोसीजर परफॉर्म करती हूँ। जिन्ही को प्रोसीजर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो लड़की उसे बताती है कि लोगों को कर्ज करके उन्हें मारना ही प्रोसीजर है। बहुत साल पहले मैं ऑनलाइन ट्रेंडिंग पर थी। जिन्ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या ये सब जोक था। चाइल्ड शमन उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा। आमतौर पर जिसे कर्ज करना होता है उसके बाल के गुच्छे चाहिए होते हैं। जिन्ही कहती है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल लड़ाई लड़ो, मैं जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। तभी वो लड़की कहती है कि पर मैं अलग हूँ, मुझे कर्ज करने के लिए उस इंसान की फ़ोटो, उसका नाम चाइनीज़ कैरेक्टर में लिखा हुआ और उसका एक पर्सनल सामान चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिन्ही वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी चाइल्ड शमन कहती है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हें किस पर प्रोसीजर करके दिखाऊं? मुझे बस वो 3 चीज़ें ला कर दो और मैं तुम्हें अभी प्रोसीजर परफॉर्म करके दिखाऊंगी। जिन्ही कहती है कि अपने घर चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाऊं। फिर हम नेक्स्ट सीन में जिन्ही को चेयरमैन जिन जुन ह्यून के पास आता देखते हैं। वो चेयरमैन से पूछती है कि क्या ये सच है कि आपने अपने एम्प्लॉय को असॉल्ट किया है। चेयरमैन एक क्रीपी से स्माइल के साथ उसके पास आते हैं और देखते ही देखते उनका चेहरा एक मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। जिन्ही डर से चिल्लाती है, पर यह सब बस उसका एक सपना था। फिर वो फ़ोन में देखती है कि उसके सीनियर किम जुन हुआन ने मिन जुन इन के बारे में एक झूठी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी, जो हमें पता है कि फॉरेस्ट के ऑफिसर ने उसे करने को कहा था। वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तभी हम चेयरमैन जिन को देखते हैं। वो मिन जुन इन की फ़ोटो को बहुत गौर से देख रहे थे और उस दिन को याद करते हैं जब मिन की बहुत पिटाई की गई थी। चेयरमैन हमेशा अपने पास एक लाइटर रखते थे क्योंकि उन्हें लाइटर को ऑन ऑफ करने की आदत थी। फ्रेंड्स, आप लोग इस सीन को याद रखना क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में इसका बहुत यूज़ होगा। जिन्ही जल्दी से मिन जुन इन को कॉल करती है। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने बहुत सारी शराब पी ली थी और बहुत ही स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। मिन जुन इन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब वो लोग मेरी फैमिली को भी मार देंगे। मुझे मार खाकर चुप ही रहना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मैं स्पेशल हूँ। वो बहुत रो रहा था और बहुत ही बेचैन था। जिन्ही उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो एक बार उससे मिले, वो सब ठीक कर देगी। वो उससे प्रॉमिस करती है कि फॉरेस्ट ने अब तक जो कुछ किया है वो सभी बातों को सबके सामने लाएगी। तभी मिन जुन इन उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है
कि फॉरेस्ट और चेयरमैन जिन सिर्फ 10 साल में इतने ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गए। और वो आगे बताने ही वाला था कि उसे अचानक से कुछ हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है। उसके हाथ अपने आप गाड़ी का रिवर्स गियर दबा देते हैं। उसका शरीर तो उसके कंट्रोल में नहीं था, पर वो सब समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी आंखों में हमदर्द साफ देख पा रहे थे। गाड़ी जाकर सीधा खाई में गिरती है और मिन की वहीं डेथ हो जाती है, और जिन्ही मिन जंग इन का नाम चिल्लाती रह जाती है। अगले सीन में हम जिन्ही को अपने ऑफिस जुंग जिन डेली में देखते हैं। वो बहुत गुस्से में थी। वो सीधा किम जिन हुआन के कैबिन में पहुंचती है और उससे पूछती है कि फॉरेस्ट ने तुम्हें कितने पैसे दिए उसके बारे में ये सब छापने के लिए। किम किसी से फ़ोन पर ऑटोप्सी रिजल्ट आने तक का वेट करने को कह रहा था। वो खिड़कियों को बंद कर देता है और जिन्ही से उसका फ़ोन ले लेता है, क्योंकि उसे डर था कि जिन्ही ये बातें रिकॉर्ड कर रही होगी। जिन्ही किम को कचरे का टुकड़ा कहती है। वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और जिन्ही का गर्दन दबाने लगता है और कहता है कि तुमने मिन जंग इनको मारा है, तुमने ही उसे आइडिया दिया था इंटरव्यू देने का, और अब उसकी ऑटोप्सी रिजल्ट आने के बाद मैं तुमसे एक आर्टिकल लिखवाऊंगा कि उसका अल्कोहल लेवल ज़्यादा होने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मारा गया, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं उसके खिलाफ़ इतने आर्टिकल छापूंगा कि वो पूरी तरह से बदमाश लगे। फिर वो उसे छोड़ देता है और पुलिस स्टेशन जाकर ऑटोप्सी रिजल्ट लाने को कहता है। जिन डेस्क पर किम की फाउंटेन पेन की कैप देखती है, उस पर उसका पूरा नाम लिखा हुआ था। उसे शमन की बात याद आती है कि उसने कहा था कि प्रोसीजर करने के लिए इंसान की फ़ोटो, चाइनीज़ कैरेक्टर में नाम और पर्सनल सामान चाहिए। वो उस पेन कैप को अपने पास रख लेती है और किम से चाइनीज़ कैरेक्टर में उसका नाम पूछती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्ही ने चाइल्ड शमन को उसी रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था, वो उसे किम जिन हुआन पर प्रोसीजर करने को कहती है। चाइल्ड शमन कहती है कि ठीक है, तुम्हें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं। जिन्ही उसे सारा सामान देती है। जिन्ही उसका चाइनीज़ नाम पेपर में लिख रही होती है, तो हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जिसमें उसने किम से उसका नाम पूछा था चाइनीज़ लेटर में, और उसने बता दिया था। चाइल्ड शमन प्रोसीजर करने के लिए उसकी फ़ोटो और चाइनीज़ कैरेक्टर में नाम को अपने सामने रखती है और उसका पर्सनल सामान अपने हाथ में लेकर कुछ पढ़ती है, जिससे उसके हाथ की लाल निशान आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चाइल्ड शमन उस पर प्रोसीजर करती है तो उसे कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं जिसमें किम जिन्ही की गर्दन दबा रहा था। वो जिन्ही की नफ़रत को ही अपने पावर की तरह प्रोसीजर में यूज़ करती है, यानी जितनी ज़्यादा नफ़रत उतनी भयानक मौत। प्रोसीजर हो जाने के बाद जिन्ही शमन को उसकी सर्विस के लिए पे करने वाली थी, पर वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे दोबारा तुम ज़रूर बुलाओगी, क्योंकि अब हम दोनों के बिलीव्स एक जैसे हैं। जिन्ही को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे उसका नाम पूछती है। वो कहती है कि मेरा नाम बेक सोजिन है। जिन्ही शॉक्ड होकर पूछती है, सोजिन? चाइल्ड शमन कहती है कि हाँ, सोजिन। क्यों? जिन्ही बताती है कि वो किसी को जानती थी जिसका नाम सोजिन था। शमन कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छी इंसान होगी। फिर वो कहती है कि वो प्रोसीजर परफॉर्म करके थक गई है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो जिन्ही को भी घर जाकर आराम करने को कहती है। फ्रेंड्स, अब हमें चाइल्ड शमन का नाम पता चल गया है, इसलिए अब से हम उसे सोजिन ही कहेंगे। हम सोजिन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल देखते हैं, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो करना चाहती थी वो हो गया है। अगले सीन में हम जिन्ही को उसके घर पर देखते हैं। वो बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसे अपने हस्बैंड का कॉल आता है। पॉकेट से फ़ोन निकालने में वो फाउंटेन पेन कैप को बेड पर ही गिरा देती है। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए फ़ोन काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है और सो जाती है। तभी हम उसके हस्बैंड जंग को देखते हैं, जो डिटेक्टिव यांगदो के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। जिन्ही के फ़ोन ना उठाने पर वो उसकी बहुत चिंता करते हैं। तो यांगदो कहता है कि अगर जिन्ही को कुछ हुआ होता तो अब तक आपको पता चल जाता, इसलिए चिंता मत करिए, वो ठीक होंगी। तभी हम देखते हैं कि उनकी कार जिन्ही के ऑफिस जुंगजिन डेली के पास आकर रुकती है। वहाँ पर पहले से भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे। वो लोग अंदर जाते हैं और जो नज़ारा वो देखते हैं वो उन्हें हिला कर रख देता है। उनके सामने किम जिन हुआन की लाश पड़ी थी, और वो भी बहुत भयानक हालत में। उसके हाथ पैर सब मुड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी हड्डियां मुड़ गई हों। उसकी आंखों से खून आ रहा था। तभी कैमरा जिन्ही के बेड पर गिरे फाउंटेन पेन कैप पर फोकस होता है और हम देखते हैं कि जिन्ही सो रही थी
और उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि बेक सोजिन का कर्ज सच में काम करेगा, और वो भी इतने भयानक तरीके से। और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, एपिसोड 2 देखने के लिए मेरे चैनल एंटरटेनर गर्ल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।